तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अब कुछ दिनों बाद BSC के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट की अगर हम डेट की बात करें तो वो हमें 7 अगस्त देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 अगस्त को कंपनी Q1 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। अब Q1 के रिजल्ट कंपनी के कैसे आ सकते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, बट साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि BSC का 2026 का फाइनेंशियल ईयर कैसा रह सकता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें Q4 की तो जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज है सभी के नंबर हमें खराब देखने को मिले थे, बट BSC के नंबर हमें अच्छे दिखे थे। अब इसके पीछे का एक रीज़न है, वो मैं आपको इसी वीडियो के आगे समझा दूंगा। बट अगर हम बात करें Q1 की तो जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनके नंबर Q1Q बेसिस पे तो रिकवर किए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर अभी भी डिसअपॉइंटिंग ही है। तो ये जो दो पैरामीटर है ये हो सकता है कि वंस अगेन आपको BSC में अप्लाई होता हुआ देखने को ना मिले इस Q1 में। यानी कि BSC के Q1 के नंबर्स हो सकता है कि बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिले। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि Q1 को लेकर मार्केट उम्मीद कर रही है कि इन सारी चीज़ों की वजह से Q1 में इम्पैक्ट आ सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट सबसे पहले चीज़ें अगर हम देखें कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट एज्यूम करके चल रही है कि मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती हैं BSC के नंबर्स में, तो इसमें पहला नाम आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैन स्ट्रीट। अभी रिसेंटली 3 जुलाई को जैन स्ट्रीट को सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया था, और बैन करने के बाद NSE के जो प्रीमियम टर्नओवर हैं, उनके जो इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम टर्नओवर हैं उसमें 35% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और 35% की गिरावट के बाद NSE भी परेशान हो गई थी। अनलिस्टेड मार्केट में देखोगे, BSC को देखोगे तो वो आपको लिस्टेड मार्केट में परेशान होती हुई दिख रही थी, क्योंकि जैन स्ट्रीट इंडियन स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता था। और बैन होने के बाद ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, तो इससे एज्यूम काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया था कि Q1 में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैन स्ट्रीट को बैन कब किया गया? 3 जुलाई को किया गया। जो 3 जुलाई जो है वो Q2 का पार्ट है, ना कि Q1 का। और इसकी वापसी भी हमें Q2 में ही देखने को मिल चुकी है। मतलब बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट दिख सकता है, बट Q2 में दिख सकता है, ना कि Q1 में। बट Q1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें एक चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डाल सकती है, और वो ये है, सेबी ने दोस्तों अप्रूव कर दिया है NSE के जो एक्सपायरी का जो डेट चेंज है उसको। NSE की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगी और BSC की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलेगी। पहले क्या था कि NSE की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को तो देखने को मिलती ही थी, बट BSC की एक्सपायरी हमें मंडे को देखने को मिलती थी। तो उसको वापस से चेंज कर BSC को थर्सडे पकड़ा दिया गया है और NSE को ट्यूसडे पकड़ा दिया गया है। जिसकी एक्सपायरी पहले होती है उसको ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम्स मिलता है, और BSC की एक्सपायरी पहले काफ़ी टाइम से हमें पहले ही देखने को मिलता था NSE के कंपैरिजन में। और इस वजह से 2025 का फाइनेंशियल ईयर जो है BSC के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार गया था। ख़राब परफॉर्मेंस था इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर हम सेकेंड हाफ में देखोगे इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025, बट फिर भी BSC के नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे थे, वो इसी वजह से। अब ये एक्सपायरी जो चेंजेस हमें दिखी है, इससे हो सकता है कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है कि आपको ऐसी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ देखने को ना मिले इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी Q1 के रिजल्ट को अगर आपको देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, और BSC से रिलेटेड अगर आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर देना। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है।
तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड। अभी रिसेंटली अडानी पावर ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, जहां पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 15.5% की ड्रॉप हमें विटनेस करने को मिली। बट रिजल्ट तो कंपनी ने रिपोर्ट किया, उसके साथ कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर पेंशन है 5:1 या फिर आप 1:5 बोल सकते हैं, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप अडानी पावर के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहला खबर ये है कि रिलायंस ने अपने एजीएम का डेट अनाउंस कर दिया है और साथ में डिविडेंड का भी डेट अनाउंस कर दिया है। डेट बोलो या फिर रिकॉर्ड डेट बोलो। डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 14 अगस्त को देखने को मिलेगा, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का रहेगा वो कंपनी में पूरी तरह से डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। अब डिविडेंड कितना अमाउंट का है भाई, तो 5.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का अमाउंट है। मतलब इस डेट से पहले अगर आप रहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर तो आप कंपनी में 5.5 रुपये के हिसाब से पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट हाँ, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना ये गलत बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी होता है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट दोस्तों अगर हम बात करें एजीएम की तो वो हमें कब देखने को मिलने वाला है, तो वो दिखेगा हमें 29 अगस्त को, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 48 एजीएम हमें देखने को मिलेगा। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसमें कंपनी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, अपने प्लान्स बताती है, अपने पास्ट परफॉर्मेंस बताती है, कंपनी क्या क्या सोच रही है वो सारी चीज़ें बताती है। बट ये एजीएम में एक चीज़ हाईलाइट रहेगा और वो हाईलाइट दोस्तों ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकती है और वो बड़ा अनाउंसमेंट आईपीओ से रिलेटेड है। और वो आईपीओ किसका, तो वो आईपीओ जियो का। फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, रिपोर्ट सुनने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है बिगेस्ट एवर आईपीओ लाने का, जो कि जियो का रहेगा। और उस आईपीओ के साइज़ की बात करें तो वो हमें 52,000 करोड़ का देखने को मिलने वाला है, यानी कि बोल सकते हैं Hyundai से भी बड़ा आईपीओ हमें आती हुई दिख सकती है। और ये अगर न्यूज़ हमें एजीएम में सुनने को मिल जाए तो बिल्कुल भी इससे हैरान मत होना, क्योंकि पिछले बार जब एजीएम हुआ था तो कंपनी ने बोनस दिया था। इस बार अगर कंपनी आईपीओ से रिलेटेड अपडेट दे दे तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि एजीएम है, शेयर होल्डर से मीटिंग रहती है, तो वहाँ पर कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, जिसमें एक चीज़ हमें ये भी सुनने को मिल सकता है। अब रिलायंस से रिलेटेड अपडेट है तो हो सकता है कि आपको सुनने को मिल भी जाए, बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह या गारंटी की तरह समझने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट्स हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कल के दिन टाटा पावर ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से नंबर काफ़ी बेटर है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस की तो 975 करोड़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर चल रही थी। रिपोर्ट कितना किया, 1262 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो 17,800 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, रिपोर्ट कंपनी ने 18,000 करोड़ के आसपास का किया। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था। बट इस बार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वंस अगेन देखोगे तो कुछ खास अच्छा दिखा नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने मिस नहीं किया है, एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बीट किया है। चाहे हम नेट प्रॉफिट में देखें, इबिट्टा में देखें, इबिट्टा भी अगर देखोगे तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, जो कि करीब 17.2% की है। 4,139 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि सही है। और इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो उसको भी अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से तो 20.5% का मार्जिन था, इस बार ये नंबर 23% पे आकर बैठा हुआ है। तो ये नंबर नो डाउट बोल सकते हैं कि मार्केट को शॉक किया है, अगर हम मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें। और दोस्तों टाटा पावर रिन्यूएबल की बात करें तो उसने अपने नेट प्रॉफिट में 531 करोड़ का नंबर रिपोर्ट किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 95% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। यानी कि बोल सकते हैं कि टाटा पावर की ये सब्सिडरी इस क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट की है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनको रिन्यूएबल सेक्टर में मिलता हुआ दिखा है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर सेगमेंट्स के बारे में तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि Q1 का जो परफॉर्मेंस था वो हमें रेवेन्यू अगर देखोगे तो मोर देन डबल देखने को मिला। और कितनी इंस्टॉलेशन कंपनी ने किया, 45,500 से भी ज़्यादा। और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 90 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 260% से ग्रो किया।
तो ये दो सेगमेंट कंपनी के लिए काफ़ी सही रहा, और दोनों सेगमेंट कहाँ से जुड़ता है भाई, रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ता है। तो अल्टीमेटली रिन्यूएबल सेक्टर कंपनी के लिए एक तरह से ग्रोथ की तरह देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा डीप रिसर्च कर लेना और अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।